टू बैक माई चैनल। एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास जो इनऑर्गेनिक का पेपर है उसमें फोर्थ यूनिट है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में जो फर्स्ट टॉपिक था सिलिकेट्स था, सेकेंड टॉपिक सिलिकॉन्स था। सिलिकेट्स क्या होते हैं और सिलिकॉन्स क्या होते हैं हम इसकी स्टडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सिलिकॉन की स्टडी की हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, जो वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोपोली एंड हेटेरोपोली एसिड एंड साल्ट, या आइसोपोली एंड हेटेरोपोली एसिड एंड साल्ट ऑफ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपोली एंड हेटेरोपोली। ये वो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। सबसे पहले भी फर्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें वो नॉर्मली आइसोपोली और हेटेरोपोली के इंट्रोडक्शन के बेस पे हमें बात करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोपोली एनायन, आइसोपोली हेटेरोपोली एनायन पे बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोली एंड हेटेरोपोली। अभी जो ये लेक्चर जो कंप्लीट होगा दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, या 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो थोड़ी मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी, छोटी वीडियो बनानी है, शॉर्ट वीडियो में हो जाएगा। और उसके बाद हम जो अगर आइसोपोली की अगर हम बात करें, वो आपको बुक में दिखाता हूँ। बुक में कुछ किस तरीके से लिखा हुआ आता है आइसोपोली। लेकिन आपको जो पढ़ा हुआ मैं शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा। फिर आप उसमें से काटोगे फिटोगे तब नोट्स बनाओगे, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हुई है। पहले मैं आपको एक निगाह पर बुक में दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम नोट से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा लैपटॉप स्लो चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। देखते हैं क्या आता है। सर्चिंग चल रही है, 1 मिनट। आइसोपोली हेटेरोपोली एसिड एंड साल्ट, यहाँ इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि आइसोपोली हेटेरोपोली होते क्या है। फिर उसके बाद बात आती है आइसोपोली, ये भी अभी फिर स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा दिया जाता है। जो ये होता है नॉर्मल एसिड होता है, नॉर्मल एसिड के बाद ही ऑफ 1 मिनट नेट बंद करना पड़ेगा तभी मसला सोल्व हो सकता है। और मैं नेट बंद कर दूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा डायरेक्ट जो नेट से होता है ना, मैंने डायरेक्ट उस पर से बताया हुआ, तो उससे जो उतना प्रॉब्लम हो रहा है। चलो हम पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आइसोपोली हेटेरोपोली क्या होता है। बुक से 43-44 पेज में आइसोपोली हेटेरोपोली को कंप्लीट किया गया है, 43 पेज के समथिंग है। लेकिन उससे थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने। आइसोपोली हेटेरोपोली एसिड, आइसोपोली क्या होते हैं, हेटेरोपोली क्या होते हैं, आइसोपोली एसिड्स क्या होते हैं और हेटेरोपोली एसिड्स क्या होते हैं। आइसोपोली एसिड से ही आइसोपोली एनायन बनते हैं और हेटेरोपोली एसिड से ही हेटेरोपोली एनायंस बनते हैं। जो आइसोपोली एसिड्स होते हैं या आइसोपोली साल्ट क्या होते हैं, हेटेरोपोली एसिड क्या होते हैं, हेटेरोपोली साल्ट्स क्या होते हैं, और आइसोपोली जो मोस्टली होते हैं किस मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं, या नॉर्मली जो मोस्टली जो फेमस जो आइसोपोली होते हैं मोलिब्डेनम तथा टंगस्टन के द्वारा ही आइसोपोली एसिड्स और आइसोपोली साल्ट्स बनाए जाते हैं। ऐसे ही टंगस्टन के द्वारा ही आइसोपोली एसिड आइसोपोली साल्ट्स बनाए जाते हैं। हेटेरोपोली और आइसोपोली को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। मोलिब्डेनम आइसोपोली एंड हेटेरोपोली मोलिब्डेनम को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। पहले हम सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। व्हाट आर पोली एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन एज आइसोपोली एंड हेटेरोपोली। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि आइसोपोली एसिड्स क्या होते हैं और इसको क्लासिफाई कीजिए, जैसे आइसोपोली एंड हेटेरोपोली। या ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द आइसोपोली एंड हेटेरोपोली, explain the isopoly acid and heteropoly acid, या isopoly acid and salt, heteropoly acid and salts, isopoly anion and heteropoly anion।
क्वेश्चन काफ़ी टाइप से बन सकता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, तो देखिए हेट्रोपोली एसिड आइसोपोली एसिड से आपको तो समझ में बात होना आ रहा होगा। जो पोली होते हैं ना, पोली ग्रुप होते हैं, और जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है, तभी तो वे पोली एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली एसिड्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद वे पोली एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पोली एसिड, पोली एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है अभी। when alkaline solution will be acidified then condensation polymerization of monomeric oxide ion of chromium molybdenum tungsten vanadium। वो बोल रहा है जब alkaline of solution will be acidified, जो alkaline solution होता है, जो alkyl ग्रुप का जो solution होता है, जब वो एसिडिफाइड होता है और उसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, जो मोनोमेरिक ऑक्साइड आयन के द्वारा होता है, जिसमें जो आयन्स होते हैं क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन होते हैं, उससे ही पॉली आइसोपोली एसिड्स और हेट्रोपोली एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन तो आपकी समझ में आया। अब देखिए जब कोई भी कंपाउंड होता है, जब वो मोनोमर होता है, डायोमर होता है, ट्राइमर होता है, पॉलीमर में तब कन्वर्ट होता है जब कंटिन्यू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है एक ही कंपाउंड का। जैसे एसिटिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराने के बाद एक कंपाउंड बनता है। अभी हमने लास्ट वीडियो में सिलिकॉन पढ़ा था, सिलिकॉन्स को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराने पर सिलिकॉन्स बनते थे, क्रॉस लिंक सिलिकॉन थे, लीनियर सिलिकॉन्स थे। इस तरीके से सिलिकेट्स का जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता, उसमें एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता था। सिंगल चेन सिलिकेट्स बनते थे, डबल चेन सिलिकेट्स बनते थे, टेट्राहेड्रल तो वो नॉर्मली मोनोमर यूनिट होती थी। तो इसी प्रकार जो पॉली होता है, जहाँ पॉली वर्ड यूज होता है, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। उसने कहा या में एक हेडिंग उसने ये दी, दूसरी हेडिंग ये दी, elimination of water from monochromic acid H2CrO4 and form a polyacid। वो कह रहा है जो क्रोमिक एसिड मोनोक्रोमिक एसिड होता है, ये मोनोक्रोमिक एसिड का मतलब समझ रहे हैं, मोनो यूनिट मतलब एक सिंगल यूनिट है H2CrO4। H2Cr4 की मोनोमर यूनिट से उस डायमर में कन्वर्ट होगा, डायमर से ट्रायमर में कन्वर्ट होगा, ट्रायमर से जब उसको पॉलीमर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर पॉलीमर से वाटर को रिमूव कर दिया जाएगा, तब वो एसिड से जाके पॉली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है नॉर्मली एसिड्स पर H2CrO4 एसिड्स है। अब ये मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट के द्वारा तो डायरेक्ट पॉली एसिड्स नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए हमें डायमर, ट्राइमर या पॉलीमर की जरूरत होती है। अब इसके नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, 4H2CrO4 ले लीजिए, 3H2CrO4 ले लीजिए, 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 4 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 5 मॉलिक्यूल ले लीजिए, या नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल लीजिए, तब उसका या आप मोनोमर यूनिट की नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराने पर ही पॉलीमर प्राप्त होती है, जिसको पॉली एसिड्स कहा जाता है। बट पॉली एसिड फॉर्म बाय मोर देन वन मोनोक्रोमिक एसिड्स। अब वो यही कह रहा है कि जो भी बताया ना, जो पॉली एसिड्स होते हैं एक मोनोमर यूनिट से नहीं बनते हैं, डायमर ट्राइमर से भी नहीं, उसके लिए एक से ज़्यादा सिंगल यूनिट से ज़्यादा यूनिट की नीड होती है। मतलब एक कंपाउंड से ज़्यादा कंपाउंड से ही पॉलीमर्स बनते हैं। तो उसने ही वही थ्योरी में लिखा, बट पॉली एसिड फॉर्म बाय मोर देन वन मोनोक्रोमिक एसिड। अब उसने एग्जांपल पे दिखाया जो 2H2CrO4 होता है, इसमें H2CrO4 क्रोमिक एसिड जो है, क्रोमिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल लिए। अब 2 मॉलिक्यूल में से उसने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन n मॉलिक्यूल के साथ क्रिएट कराने पर यहाँ पे n मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब इसमें से वाटर को रिमूव किया, जब इसने वाटर को रिमूव किया, इसमें सिर्फ आप डायमर में से भी वाटर को रिमूव करिए, यहाँ पे 4H2 हो गया, 4H हो गया ना। और ऑक्सीजन की संख्या की अगर हम बात करें, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8 बातें की, 8 ऑक्सीजन हुए, 2 क्रोमियम हुआ, 2 हाइड्रोजन हुए, 4 हाइड्रोजन है। अब जब 4 हाइड्रोजन हुई, आप 8 हुई ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 हो गई। और 8 में से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो एक ऑक्सीजन ही तो निकलेगा, जो ऑक्सीजन निकलेगा एक निकल जाएगा, तो तब भी यहाँ पे कितने बचेंगे, 7 ऑक्सीजन बचेंगे, क्योंकि 8 ऑक्सीजन में से अगर एक माइनस करोगे 7 ऑक्सीजन आएंगे ना।
तो अब ये जो फॉर्मूला बनेगा H2CrO7, H2CrO7 इसे ही पॉली एसिड्स कहा जाता है, बट यहाँ से रिमूव हो गया। इसी प्रकार से उसने दूसरा एग्जांपल दिया 3H2CrO4, यहाँ क्रोमिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब यहाँ पे जो पॉली एसिड बना ना, नंबर ऑफ होल n कर दीजिए आप इसको, या NH2CrO7 H2CrO10 N। अब देखिए यहाँ पे ये H2CrO10 कैसे बना। अब देखिए यहाँ पे 3H2CrO4, यहाँ पे इसने 3 मोनोमर यूनिट ली। अब अगर हम हाइड्रोजन के नंबर की बात करें तो 6 है, और ऑक्सीजन के नंबर की बात करें तो 12 है। ये 4 दिया 12। अब 12 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 में से हमें सिर्फ 4 हाइड्रोजन रिमूव करनी है। 4 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन रिमूव करनी पड़ेगी। तो 12 में से आप 2 ऑक्सीजन रिमूव करोगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे H2CrO10, इसको पॉली एसिड्स कहा जाता है। वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉली एसिड्स की अगर हम बात करें, वहाँ नॉर्मली भी दिखाया, अभी उसने मतलब कंप्लीटली परिपेन नहीं किया है, कि उसने एक एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया जो पॉली एसिड्स होते हैं उनको फॉर्म कैसे किया जाता है। जो मेन पॉली एसिड्स होते हैं ना, मोलिब्डेनम पॉली एसिड, वैनेडियम पॉली एसिड मेन होते हैं जितनी हम स्टडी करते हैं। सॉरी, टंगस्टन के और वैनेडियम नियोबियम की हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन टंगस्टन और मोलिब्डेनम एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। वो पॉली एसिड्स वैनेडियम मोलिब्डेनेट भी कह सकता है या टंगस्टन भी कह सकता है। अब इस इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉली एसिड्स या मेटलेट एसिड हैविंग मोर देन वन डोनर हाइड्रोजन एटम। तो यही कह रहा है इंट्रोडक्शन में। अगर जो पॉली एसिड्स होते हैं, अब अभी पॉली एसिड्स नहीं लगेगा, जो एसिड्स होते हैं या मेटलेट एसिड होते हैं, जो ये था ना क्रोमिक एसिड, जो ये एसिड्स होते हैं, इंस्टेंस ने कहा पॉली एसिड नॉर्मली एसिड जब रिएक्ट करता है कंटिन्यूएशन पॉलीमराइजेशन कराने के बाद, एसिड जब कंटिन्यूएशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा लेता है, उसके बाद पॉली एसिड का फॉर्मेशन होता है। और वो कह रहा है जो एसिड्स होते हैं या मेटलेट एसिड होते हैं, उनके पास मोर देन वन हाइड्रोजन एटम होता है। यहाँ पे पॉली मत लगाइए, अभी एसिड्स लगाइए। एसिड्स या मेटलेट एसिड हैविंग मोर देन, अब जब मेटल है, क्रोमियम यहाँ पे मेटल की तरह बिहेव कर रहा है ना। अगर M होगा तो मोलिब्डेनम मेटल की तरह बिहेव करेगा, V होगा तो वेनेडियम मेटल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए उसमें मेटलेट एसिड। उसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन डोनर एटम होते हैं। हाइड्रोजन डोनर एटम को तो हाइड्रोजन एटम को तो डोनेट करता है, तभी तो ऑक्सीजन के साथ वाटर निकाल देता है। और फिर सेकंड पॉइंट में क्या कहा उसने, it's a weak acid of metal, acids of metal, it's a weak acid of metal। इसका मतलब ये है कि जो ये एसिड्स है वह वीक एसिड्स है, या मेटल से जो बने हुए एसिड है ये वीक एसिड है। मेटल सच एज वैनेडियम, नियोबियम, टंगस्टन हो गया, वैनेडियम हो गया, मोलिब्डेनम। यहाँ मेटल सच एज वैनेडियम, नियोबियम, टंगस्टन और मोलिब्डेनम, यहाँ पे उसने मेटल का नाम दिया कि जो एसिड्स में वर्क करते हैं। वैनेडियम कर सकता है, नियोबियम कर सकता है, टंगस्टन कर सकता है, और मोलिब्डेनम कर देता है। मोलिब्डेनम और टंगस्टन सबसे हाईएस्ट होता है, वैनेडियम और नियोबियम सबसे लोएस्ट होता है। पॉली एसिड फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वो इसने यही कहा जो पॉली एसिड्स होते हैं वो एसिड्स के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा होते हैं। जब उनका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तभी वो एसिड से पॉली एसिड में कन्वर्ट होते हैं। जब उनका डिहाइड्रेशन कराया जाता है, वाटर को रिमूव किया जाता है, एसिड कन्वर्ट इनटू एसिड अनहाइड्राइड, इट्स नोन एज पॉली एसिड। वही कह रहा है जो एसिड्स होते हैं वो अनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें हाइड्रोक्सी वाटर हाइड्रोलिजेशन, मतलब हाइड्राइड परसेंट होता है, वाटर परसेंट होता है। उन एसिड से जब वाटर को रिमूव कर दिया जाता है तो हाइड्राइड से अनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अनहाइड्राइड होते हैं उन्हें पॉली एसिड्स कहा जाता है। जैसे वो एग्जांपल यहाँ दिखा है, यहाँ से वाटर को जब रिमूव किया गया H3H2CrO4 से 2H2O को रिमूव किया गया था, अब तो ये बचा ना, ये डिहाइड्रेट बना। अगर तुम इस हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो पॉली एसिड नहीं रहेगा। एसिड वो तभी बनेगा जब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। COOH का फॉर्मूला सुना है, एसिड उसे तो कहते हैं जब OH होता है। उसने इट्स नोन एज एग्जांपल, उसने एग्जांपल दिया पॉलीमेटलेट एसिड। जो पॉलीमेटलेट एसिड होते हैं या पॉली एसिड फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन या एलिमिनेशन ऑफ वाटर इन एसिडिक सॉल्यूशन। वही कह रहा है जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन एसिडिफाइड होता है। जब एसिडिफाइड हो जाता है फिर उससे वाटर को रिमूव किया जाता है। वाटर को रिमूव करने के बाद वह पॉलीमेटलेट एसिड एंड पॉली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
जो मेटलेट एसिड होता है या खाली ओनली एसिड्स होते हैं वो पॉली एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉली एसिड को मेटलेट पॉली एसिड भी कहा जाता है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर एसिडिक सॉल्यूशन, वहाँ उसने एक एग्जांपल दिया R2MnO4। अब देखिए यहाँ पे उसने उसने कहा जो R है एल्किल भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है, एक एल्किल ग्रुप भी हो सकता है या एरिल ग्रुप भी हो सकता है। COOH को तो एसिड्स कहा जाता है। एसिड्स जो होते हैं जहाँ पे दो, अगर CHO हो तो एल्डिहाइड होगा एल्किल ग्रुप, और H और वन ऑक्सीजन होगा एल्डिहाइड होगा, OH है तो एसिड्स ग्रुप होगा। तो R2MnO4 की जब वो मोनोमर यूनिट होती है तब उसके द्वारा वो बनाता है। अब ये एक एल्किल है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, इससे वो पॉलीएसिड में कन्वर्ट करता है। जब पॉलीएसिड में कन्वर्ट करेगा, जो ऑक्सीजन है, जो ये एसिड्स होते हैं, ये ऑक्सीजन डोनर होते हैं, ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं एसिड। मोलिब्डेनम एल्किल मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्किल मोलिब्डेनम ऑक्साइड ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन को मतलब डोनेट नहीं करता, सिर्फ एक तरह डोनेट कर देता है, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। जो ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन R2 एल्किल के साथ कॉन्जुगेटेड हो जाती है, फिर उसके बाद मोलिब्डेनम, फिर O3 आ जाता है। ये सब R2O MOO3, इसको पॉलीएसिड्स कहा जाता है। फिर उसने एग्जांपल में दूसरा दिया जहाँ पे 8H होते हैं प्लस 6WO4। जो 6WO4 होते हैं मतलब टंगस्टन ऑक्साइड, O4 टंगस्टन ऑक्साइड, W टंगस्टन हो गया, O4 ऑक्सीजन हो गया। जब टंगस्टन ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जा रही है तो यहाँ पे 6 तो W है, O4 की अगर हम बात करें तो 6 चौक 24 ऑक्सीजन हुए। अब जब 24 ऑक्सीजन हुए, 24 ऑक्सीजन में से अगर हम 4 ऑक्सीजन निकालेंगे कितने बचेंगे? 20 ऑक्सीजन हमारे पास बचेगी, 20 ऑक्सीजन ही तो हमारे पास बचेगी, 20 ऑक्सीजन बचेगी। अब ये 4 ऑक्सीजन अगर हम 6 के 18 ये बात करें तो 4 निकाल दीजिए, फिर उसके बाद हमारे पास कितनी बचेगी? 18 में 4 गया 14 बचेगी, लेकिन तब वो प्लस पॉजिटिव में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 6 24 ठीक हुआ। तो आप ये रिएक्शन को बैलेंस खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन आइटम को गिनिए। जब 8 हाइड्रोजन है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ बचेगा W6O3, जिसको पॉली एसिड्स कहा जाता था, पॉली एसिड कहते हैं। अब देखिए 6 18 6 8 18 ऑक्सीजन हो गई। अगर वो -2 है तो वो नंबर इंक्रीज होते हैं, अगर +2 है तो डिक्रीज होते हैं, मतलब कम होते हैं। -2 है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ ऊपर आ गई, जिसकी वजह से 20 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई, जिसको पॉली एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल थर्ड फॉर मोलिब्डेनम पॉली एसिड, उसने एग्जाम्पल थर्ड दिया पॉली एसिड्स के लिए। उसने रिएक्शन कराई 13H प्लस H3PO4 प्लस 12MOO4, मतलब 30 तो उसने हाइड्रोजन के एटम लिए और एक H3PO4 हाइड्रो H3PO4 फास्फोरिक एसिड लिया, H3PO4 फास्फोरिक एसिड लिया। अब मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराई तो वहाँ पे हमारा कुछ जो कंपाउंड बना PMO12 फास्फोरस मोलिब्डेनम ऑक्साइड, जिसको पॉलीएसिड्स कहा गया। अब देखिए जब पॉलीएसिड से कहा, जहाँ पे फास्फोरस हमारा ऐसे ही आ गया, मोलिब्डेनम की बात करें 12 आ गया, बस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे 3 आ गया, 4 की जगह यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो हमारी यहाँ से गायब हुई। अब 12 ऑक्सीजन गायब हुई, यहाँ से पूरी हमारी 12 ऑक्सीजन चली गई। तो 12 ऑक्सीजन जब हमारी चली गई, अगर हम बात करें 12 चौक 48 में 12 अगर ऑक्सीजन आप घटा दोगे तो 12 से 36 बचेगी। 36 ऑक्सीजन हमारी एसिड से आ गई, 12 36 में 12 ऑक्सीजन चली गई। अब जब 12 ऑक्सीजन चली गई, यहाँ पे PO4 36 और 4 40, नहीं 12 और 4 16, 12 और 4 16। अब यहाँ पे 30 लिए आपने हाइड्रोजन, जब 30 हाइड्रोजन ग्रुप लिए तो यहाँ पे जब 30 आपने हाइड्रोजन लिए, 12 में से 15, एक ऑक्सीजन आपने हाइड्रोनियम बना लिया कि ऑक्सीजन ने,
बची 15 ऑक्सीजन ने 30 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, टाइप ऑफ पॉलीएसिड या पॉलीमेटलेट एसिड्स। उसने कहा जो टाइप ऑफ, यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलीएसिड नहीं आएगा, पॉलीएनायन आएगा। टाइप ऑफ पॉलीएनायंस, टाइप्स ऑफ पॉलीएनायंस। अब देखिए पॉलीएनायंस क्या होता है, पॉलीएनायंस अलग से भी अभी हम पढ़ेंगे, पॉलीएनायंस भी पढ़ेंगे, पॉलीएसिड्स भी पढ़ेंगे, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन है जो हमें ये दिखाता है, मतलब ये अभी कंप्लीटली नोट्स नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब जब भी एग्जाम में आता है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आता है कि आइसोपोली एंड हेटेरोपोलिस आप क्या समझते हैं, आइसोपोली एसिड, हेटेरोपोली एसिड, आइसोपोली साल्ट, हेटेरोपोली साल्ट। अभी साल्ट्स के बारे में, एसिड्स के बारे में, एनायन के बारे में, सबके बारे में हम स्टडी करेंगे। सिर्फ अभी फर्स्ट लेक्चर है हमारा ये, 2 या 3 लेक्चर में पूरा का टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। ओके, टाइप ऑफ पॉली एसिड्स या टाइप ऑफ पॉली आयंस या हीट, टाइप ऑफ पॉली आयंस। देखिए पॉली आयंस क्या होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉली आयंस, आइसोपोली एनायंस एंड हेटेरोपोली एनायंस। अब देखिए 2 टाइप के आइसोपोली एनायंस होते हैं और हेटेरोपोली एनायंस होते हैं। जो आइसोपोली एनायंस होते हैं वो आइसोपोली एसिड्स के द्वारा बनते हैं, या आप कह सकते हैं आप सबसे पहले टाइप ऑफ पॉली एसिड कि पॉली एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पे आपको लिखा ना पॉली एसिड दिख रहा है, ये टाइप ऑफ पॉली एसिड या पॉलीमेटलेट एसिड। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉली एसिड, आइसोपोली एसिड एंड हेटेरोपोली एसिड। अब फिर उसके बाद बताइए टाइप ऑफ पॉली एनायंस। पॉली एनायंस कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉली एनायंस, आइसोपोली एनायंस, हेटेरोपोली एनायंस। टाइप ऑफ पॉली एसिड हमने बता दिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें salts की, ओके, टाइप ऑफ पॉली salts, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉली salts, आइसोपोली salts, हेटेरोपोली salts। ओके, आइसोपोली एनायंस और हेटेरोपोली एनायंस। अब उसके बारे में ये क्या थ्योरी में क्या कह रहा है, दिस एनायन में बी रिप्रेजेंट बाय द जनरल फार्मूला। अब देखिए जो एनायंस होता है आइसोपोली एनायन, हेटेरोपोली एनायन को एक जनरल फार्मूले के द्वारा शो किया जाता है। अब इस जो ये आइसोपोली है कैसे एनायन कैसे बनते हैं और हेटेरोपोली एनायन कैसे बनते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। MnO, यहाँ पे M एक मेटल है जो वो MO है, यहाँ पे MON मोलिब्डेनम एक मेटल हुआ, ऑक्सीजन यहाँ एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ होल वाई क्या है, ये वाई यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर है, एन यहाँ पे मोलिब्डेनम के नंबर है। मोलिब्डेनम के बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर है। ये आइसोपोली एसिड्स हुआ, क्योंकि जब ये रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाता है सिर्फ एक ही टाइप का पॉली एसिड्स बनाता है, इसलिए उसका आइसोपोली एसिड्स कहा जाता है। मतलब सिंगल होता है, जो सिंगल है पॉली एसिड बनाता है। जो हेटेरोपोली एसिड है, यहाँ पे X का होल X है, MO का होल Na, O का होल Y है, ये सब Y ऑक्सीजन के नंबर, N मोलिब्डेनम के, X हैलोजन के नंबर, मतलब अदर जो कंपाउंड मेटल है उसके नंबर है। जो हेटेरोपोली एसिड है, हेटेरोपोली एसिड होता है ये मतलब डिफरेंट टाइप के पॉली कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करता है उसे हेटेरोपोली एसिड्स कहा जाता है। अब ये थ्योरी के द्वारा हम समझते हैं, वेयर M इज द एटम एंड X इज द हेटेरोएटम एंड आल्सो कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। वो कह रहा है जो यहाँ पे जो है ना M है ऊपर, M एक एडेंडा एटम है, और X भी यहाँ पे मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है जो हेटेरो एटम है एंड आल्सो कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। इसको ही सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। जहाँ ऊपर वाले में M, यहाँ नीचे वाले में X सेंट्रल मेटल आयन की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे ये अदर लिगेंड है, यहाँ पर भी ये अदर एटम प्रेजेंट है। द मोस्ट कॉमन एडेंडा आइटम आर यूज मोलिब्डेनम या टंगस्टन वगैरह। जो मोस्टली जो एडेंडा आइटम होते हैं या सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, वो मोलिब्डेनम या टंगस्टन को ही यूज किया जाता है। अदरवाइज और एटम को यूज नहीं किया जाता है, लेकिन वेनेडियम और नियोबियम का भी यूज किया जाता है वो, लेकिन फ्रीक्वेंसी उनकी लो होती है। लेस यूज वेनेडियम एंड नियोबियम, वो थ्योरी में ही यही बोला उसने, लेस्ट यूज वेनेडियम एंड नियोबियम, देयर आर मेनी एलिमेंट एक्ट एज ए हेटेरोएटम। वो कह रहा है कि जिसका कम यूज किया जाता है वो नियोबियम और वेनेडियम होता है, लेकिन यहाँ पे मैनी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हेटेरोएटम की तरह बिहेव करते हैं। हेटेरोएटम उसने नाम दिया फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, जर्मेनियम ईटीसी। उसने कहा जो हेट्रो एटम होते हैं वो फास्फोरस होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो सिर्फ मोलिब्डेनम और टंगस्टन ही होता है। हेट्रो पॉलीएसिड में हेट्रो पॉलीएटम प्रेजेंट होगा और मोलिब्डेनम और टंगस्टन भी प्रेजेंट होगा। अगर आइसोपोली एसिड्स की अगर हम बात करें, वहाँ सिर्फ मोलिब्डेनम या टंगस्टन या नियोबियम वेनेडियम प्रेजेंट होगा, उसके साथ सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन भी आ सकता है। आइसोपोली एसिड में अदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन इसमें 3 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजन कंपलसरी होगा, उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एम की जगह आएगा, और जहाँ एक्स है, एक्स की जगह मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम, नियोबियम आएगा, जिसके बेस पे हम आइसोपोली एसिड, आइसोपोली साल्ट का क्लासिफाई करते हैं। टाइप ऑफ पोली एसिड, अब देखिए यहाँ वो टाइप ऑफ पोली एनायंस था, जहाँ पे टाइप ऑफ पोली एसिड लिखा हुआ था ना ऊपर, उसको थोड़ा आप चेंज कर लीजिए। ये टाइप ऑफ पोली मेटलेट, देयर आर 2 टाइप ऑफ पोली, यहाँ पे लिखिए टाइप ऑफ पोली एनायन या टाइप ऑफ पोली मेटलेट एनायन। देयर आर 2 टाइप ऑफ पोली मेटलेट आयन या देयर आर 2 टाइप ऑफ पोली मेटलेट एनायन। अब देखिए टाइप, अब दूसरा आता है टाइप ऑफ पोली एसिड्स। अब उसने कहा कि पोली एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, उसने आइसोपोली एसिड, टाइप ऑफ पोली एसिड 2 टाइप के होते हैं, आइसोपोली एसिड्स एंड हेट्रोपोली एसिड। आइसोपोली एसिड्स जो आइसोपोली जो पोली आइसोपोली एसिड के द्वारा बनता है उसका आइसोपोली एसिड, जो हेट्रोपोली एसिड के द्वारा बनता है, जो हेट्रोपोली कंपाउंड के द्वारा बनेगा उसको हेट्रोपोली एसिड कहा जाता है। हेट्रो एसिड्स के द्वारा, सॉरी, आइसो एसिड्स के द्वारा बनेगा आइसोपोली एसिड। हेट्रो एसिड के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनेगा उसको हेट्रोपोली एसिड कहते हैं। आइसोपोली एसिड्स, उस थ्योरी का we can say that this type of polyacid formed only one type of acid anhydride, it's known as polyacids। उसने कहा जो आइसोपोली एसिड्स होते हैं सिर्फ वो, हम कह सकते हैं सिर्फ वो एक टाइप के एसिड से ही प्राप्त होते हैं, मतलब जब उसका डिहाइड्रोजनेशन कराया जाता है, जब वो एक टाइप का अनहाइड्राइड फॉर्म करता है, उसे ही आइसोपोली एसिड्स कहा जाता है। आइसोपोली एसिड्स को सिर्फ जब उसमें मोलिब्डेनम, टंगस्टन या वेनेडियम, नियोबियम के साथ ऑक्सीजन होता है उसको आइसो, तो उसमें अदर एलिमेंट पर दे दो, आर्सेनिक, फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीपलोक के एलिमेंट होंगे, और मोलिब्डेनम, टंगस्टन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, तो उसको हेट्रोपोली एसिड्स कहा जाता है। आइसोपोली एसिड फॉर्म when acid oxygen atom are replaced, the same acid are called isopoly acid। उन्हें जो आइसोपोली एसिड होता है तो तब फॉर्म होते हैं जब उसमें ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे वो H2 2H2 CrO4 में O7 में रिप्लेस होता था ना, वो ऑक्सीजन 8 होनी चाहिए लेकिन ऑक्सीजन 7 में रिप्लेस हो रहा था, उसको आइसोपोली एसिड कहा जाता है। तो एग्जांपल में उसने वही दिया, H2CR4 एसिड गिव two various isopoly acid like H2CrO3, H2CrO2, H2CR4 etc। जो ये एक आइसोपोली एसिड्स है, जो इसमें एक हाइड्रोजन था लेकिन सिर्फ इसमें एक मेटल प्रेजेंट और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई अदर एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन सिर्फ एक दोनों की तरह बिहेव करता है और कुछ नहीं। तो ये आइसोपोली एसिड होता है जो H2CrO3 से H2CrO7 का भी फॉर्मेशन करता है, H2CrO10 का भी, मैंने ऊपर बता दिया था रिएक्शन में, सिर्फ ये बता दिया। फिर उसमें अभी हम हेट्रोपोली एसिड का एग्जांपल देखेंगे। इन द अदर वर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एसिड फॉर्म आइसोपोली एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट आइसोपोली एसिड आइसोमोलिब्डेनम या आइसोपोली टंगस्टन। वो क्या एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जो पॉली एसिड्स पढ़े हैं ना, पॉली एसिड या आइसोपोली एसिड्स होते हैं, लेकिन उसका बस पहचानने का वही है कि अगर ये वाला एसिड्स प्रेजेंट होगा H2CrO4, अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन एक एसिड की तरह बिहेव करता है, सिर्फ इसमें 2 प्रकार के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो मेटल होता है जहाँ टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, नियोबियम हो सकता है, दूसरा ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। हेट्रोपोली एसिड में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन और मोलिब्डेनम, टंगस्टन, नियोबियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। वहीं हेट्रोपोली एसिड की बात करें हम, हेट्रोपोली एसिड आर फॉर्म्ड मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। उसने यही कहा जो हेट्रो एसिड होते हैं वे तब फॉर्म होते हैं जब वो एक से
ज़्यादा अनहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अनहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं, वो हिट्रोपोली एसिड्स कहा जाता है। और जब एक से ज़्यादा हिट्रोपोली एसिड, तभी तो अनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा जब उसमें वेरियस एसिड्स प्रेजेंट होंगे। इट्स सिंपली इट्स फॉर्म बाय डिफरेंट सीरीज। उसने कहा जो ये हिट्रोपोली एसिड्स होते हैं डिफरेंट सीरीज के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल में उसने दिया H2O वाटर, P2O5, YMO3। अभी सिर्फ एग्जांपल दिया उसने, जो हिट्रोपोली एसिड होते हैं इस तरीके से होते हैं। वाटर P2O5, YMO, Y मॉलिब्डेनम के नंबर है, O3 हुआ, O5 हुआ, P2 फास्फोरस हुआ, वाटर हुआ। ये एक हिट्रोपोली एसिड हुआ। या H3PW12, ये भी हिट्रोपोली एसिड्स हुआ। H3PW4, यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हुआ, फास्फोरस भी प्रेजेंट हुआ। W12O4 O3 भी लाइए, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर हो जाएगा, तब उसका हिट्रोपोली एसिड्स कहा जाता है। अभी हमारा ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें आइसोपोलियनेंस पढ़ने हैं, प्रिपरेशन ऑफ मोलिब्डेनम, आइसोपोली एसिड्स मोलिब्डेनम पढ़ना है, आइसोपोली एसिड्स टंगस्टन पढ़ना है। अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।